बात तो जब यूएस और दूसरे देश टेक्नोलॉजी वाले यूज नहीं करें, उनकी कोर्टों ने कहा कोई भी ऐसा कारण जो शंका पैदा करता है वो लोगों के मताधिकार के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। हम ऐसा इलेक्शन नहीं चाहते, ऐसी मशीनों को साइड में फेंको। ये कह रहे हैं कि देश के लोग अब ईवीएम को लेकर सड़क पर उतर जाएं और क्या रास्ता, वही सोल्यूशन। और क्या रास्ता बचा है बताओ। पर एक स्टेट में थोड़ा इलेक्शन है, ये तो गड़बड़ हर जगह है, और हर जगह गड़बड़ है तो कहीं स्टेट का मामला है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में बहुत सारे मुद्दे इस समय छाए हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है कि क्या जो भी संस्थाएं हैं वो अब निष्पक्ष नहीं रही, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे कोई कमीशन हो, चाहे कोई जज हो। मतलब हर किसी पे अब सत्ताधारी पार्टी ने कंट्रोल कर लिया है। मीडिया तो वैसे ही अब ख़त्म हो चुका है हमारे देश में, वो भी रैंकिंग कर रहा है, पता नहीं कितने स्थान पर देश दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। क्यों? अपनी हरकतों की वजह से मीडिया बदनाम हो चुका है। यानी लोकतंत्र के सारे जो स्तंभ हैं एक एक करके धराशायी होते जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल, जब लोकतंत्र के पिलर ही ख़त्म होते चले जाएंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे, संविधान कैसे बचेगा? हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका जी। क्या फील कर रहे हैं? देश अब तो विकास की प्रगति पर जा रहा है, 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल चल रहा है। कभी आपने ऐसा विकास देश में, दुनिया में देखा जब भारत में इतना विकास कर रहे हैं मोदी जी? देखो, विकास के दो पैमाने हैं। जैसे हमारा शरीर का भी विकास के दो पैमाने हैं। हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उससे ज़्यादा हष्ट-पुष्ट हो हमारी मानसिकता। इसी तरह देश का विकास की बात है। देश में सड़कें बन जाएं, यातायात के साधन हो जाएं, संचार के साधन हो जाएं, अस्पताल बन जाएं, इसकी ज़रूरत है, अच्छी बात है। मगर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का मायने है देश में भाईचारा, समाज में आदमी को आदमी से भय ना हो, देश में ट्रांसपेरेंसी हो, हर किसी को लगे सबके साथ न्याय हो रहा है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, नौकरी में गड़बड़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सबके सामने है, और जो काम सरकारी संस्थाएं कर रही हैं वहाँ कोई जाति के बाद उस पर या रिलीजन के नाम पे या एरिया के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। असली डेवलपमेंट वो है। वो डेवलपमेंट नीचे गया है। सड़कें क्या करेंगे अगर लोग एक दूसरे से डरते होंगे, या लूटमारी होगी, या भय होगा जाति के नाम पे। क्या आपको भी भय है अब? नहीं, मुझे तो नहीं भय। हमें तो इसलिए, जो आदमियों को कोई नॉलेज है, ज्ञान है किसी बात का, वो क्यों भयभीत होंगे? मगर मेजॉरिटी जिन लोगों को उस लेवल का एक्सपोजर नहीं है, उस तरह की नॉलेज नहीं है, उस तरह का ज्ञान या उस तरह का सिस्टम में उसको जगह नहीं है, तो भय नेचुरली है। भय नेचुरली ये है कि जब भी अब हमारे हरियाणा में भी नूह का एक मामला बनने वाला था, तब हमें भी भय लगा था कि यार हमारे स्टेट में, हरियाणा में भी ऐसा होगा। तो उसमें क्या होता है, पहले आतंकवाद जो सिखों के नाम पे सुना, कोई भी दाढ़ी वाला पगड़ी वाला दिखता था, दूसरे लोग सबको आतंकवादी सोचते थे। आतंकवादी हैं क्या? इस देश में सबसे ज़्यादा अगर देशभक्त हैं तो वो सरदार लोग हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा फांसी टूटने वाले, सबसे ज़्यादा काला पानी की सज़ा भुगतने वाले, सबसे ज़्यादा जेल में जाने वाले सरदार लोग हैं। और इस देश के मुसलमान लोग भी उतने ही देशभक्त हैं, उनकी भी संख्या किसी रूप में कम नहीं है। तो इस देश मुसलमान भी देशभक्त है। अरे क्या बात है, हर नागरिक देशभक्त है देश का। मगर लेकिन ये सच नहीं है कि आजकल मुसलमानों को बहुत शक की निगाह से देखा जा रहा है? ये पहले सरदारों को देखा जाता था, ये मीडिया ने ऐसा हाल कर दिया था और बुरा हाल कर दिया था। कोरोना जैसी बीमारी में भी देखा सरदारों की सेवा, और इसी तरह से मुसलमानों को बदनाम करके एक जहर भरा जाता है कि ऐसी पगड़ी, ऐसी टोपी देखते ही, ऐसी दाढ़ी देखते ही उनको समझो देशद्रोही हैं, वो देशभक्त नहीं हैं और वो तुम्हारे दुश्मन हैं। ये कौन कर रहा है? ये एक तरह से सरकारें करती हैं, प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं, और ये प्रायोजित प्रोग्राम यही देशद्रोह है देश के प्रति। जब देश के लोगों में डिवीज़न किया जाए, एक दूसरे के प्रति भय पैदा किया जाए, एक दूसरे को मिलने से रोका जाए, या इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएं सत्ता में बने रहने के लिए, वरना मेरे हिसाब से इस देश का एक एक बच्चा देशभक्त है। इस देश के किसी भी रिलीजन को मानने वाले उतने ही देशभक्त है जितने दूसरे लोग हैं। तो कोई आदमी भी यहाँ देशद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है। जो आदमी अपना हक मांगते हैं, अपने हक की बात करते हैं,
और उनको हक ना देने हो तो उनको बदनाम करने के लिए किसानों को भी आतंकवादी बताने लगे थे। किसानों को भी कहने लगे थे बाहर से फंडिंग हो रही है। किसानों को बता रहे थे पिज़्ज़ा खा रहे हैं ये लोग। अरे पिज़्ज़ा तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? कुछ लोग ही पिज़्ज़ा खाएंगे इस देश में, किसान नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? ये बकवास हुई ना देश में। सर एक बड़ा सवाल जुडिशरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब जो फैसले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो रहे। नरीमन साहब का भी बयान सामने आया, उनके बयान से तो भूचाल ही आ गया है और तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने तो तार तार खोल के रख दी देश की सिचुएशन। और एक कोई बहुत बड़ा देशभक्त आदमी ऐसा काम कर सकता है और ये उन्होंने किया है। वो ऐसे जज हैं जिसकी इंटीग्रिटी पे, जिसकी नॉलेज पे, जिसकी ईमानदारी पे, जिसके दबंग पने पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता एक भी एडवोकेट पूरी बार का। और उनके प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय किसी ने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस ने कोई कमेंट किया है कि वो किसी के प्रभाव में हैं, पता नहीं किस वजह से बोल रहे हैं। हो सकता है वो ये बात कहना चाहते वो किसी लालच में होंगे, किसी दूसरी पार्टी का फेवर कर रहे होंगे। ये बिल्कुल बहुत छोटे लेवल का बयान दिया है। अगर चीफ जस्टिस ने ऐसा दिया है तो चीफ जस्टिस में हिम्मत है तो उसके प्रश्नों का उत्तर दे के दिखाई। उसने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है और डायरेक्ट एलिगेशन जो लगाया, मैं भी लॉ का स्टूडेंट होते हुए बहुत सारे वकील जितने भी से बात हुई है सब एग्री हैं जस्टिस नारीमन की बात से। जस्टिस नारीमन कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट का मेजॉरिटी के नाम पे मिसयूज गलत है। सरकार ने जो काम किया है इलेक्शन कमीशन के उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इग्नोर करते हुए उसको एक तरह से साइड लाइन करके जो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है उसमें सीधा सा स्पष्ट संदेश है कि देश के लोगों की भागीदारी उसको ख़त्म करना चाहते हैं। देश के तीनों अंगों की भागीदारी वो ख़त्म करना चाहते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लोगों को चुनने में, और उसको अपना जेब में से आदमी को निकाल के वहाँ फिट करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कि डेमोक्रेसी फिर रहेगी नहीं देश में। और इससे तो ईवीएम का शक और बलवती हो गया देश में कि जब नकली इलेक्शन कमीशन लगाने हैं, जेब से निकाल के इलेक्शन कमीशन लगाने हैं, तो इसका तो मतलब यही है कि ईवीएम में गड़बड़ करनी है और ईवीएम में गड़बड़ की है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। हाँ, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? 100%। और किस लिए? और मेरे को नकली आदमी कब चाहिए? मेरे को चोरी बाजारी से, चालाकी से गलत अपॉइंटमेंट क्यों करता हूं मैं? क्यों करना चाहूँगा? मैं जब करना चाहूँगा जब चोर की दाढ़ी में तिनका होगा। ये स्पष्ट। इससे क्या मैसेज पूरे देश में जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है ये कार्रवाई सरकार के पार्ट पे ईमानदारी कार्रवाई नहीं है, इससे उनकी दुर्भावना नज़र आती है। ये एक्ट पास करके लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये एक्ट पास करके पार्लियामेंट के जितने लोग हैं जिन्होंने पक्ष में मतदान किया है वो भी कहीं ना कहीं देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं लोग। तो ये देशद्रोह हो रहा है। ये देशद्रोह किसके? देशद्रोह है। हाँ। जिसको जनता नहीं चाहती ऐसे काम करना। जनता ट्रांसपेरेंसी चाहती है, जनता हर विंग में ईमानदार लोग चाहती है। अब जनता की भावनाओं को साइड लाइन करके आप नंबरों के आधार पर, संख्या के आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज करके, विप जारी करके इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है आप एमपीओं को भी मदारी के बंदर समझ रहे हैं और वो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे मदारी के बंदर करते हैं। वरना तो बोलना चाहिए, एक एक एमपी को बोलना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। देश चाहता है और प्रियम्बल जो चाहता है इस देश का वो न्याय चाहता है, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिलेगा लोगों को? जहाँ पे निर्वाचन आयोग में ऐसे मेंबर और कमज़ोर कड़ियाँ बैठेंगी तो वो अच्छे लोगों को तो पेपर पर्चे कैंसिल करेंगे। हाल ही में अभी चुनाव हुआ, 15,000 शिकायतें आई, उस पर कोई भी निस्तारण नहीं किया गया, ना ही उसका संज्ञान लिया गया। मामला ये भी कोर्ट में आया था हाल ही में। तो आखिर चुनाव आयोग इतना सुस्त कैसे है? और पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव आयोग बिल्कुल ही सोया हुआ है गहरी नींद में। ये देश के नौकर देश की जनता से बागी हो गए हैं। देश के नौकर देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। देश के नौकर जो सुरक्षा के लिए खड़े हैं वो बाढ़ को खा रहे हैं, खेत को खेत की बाढ़ ही खा रही है। इस मौके पे देश के लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा और आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के लोग अब ईवीएम को लेकर सड़क पर उतर जाएं? और क्या रास्ता बचा? वही सोल्यूशन। और क्या रास्ता बचा है बताओ? पार्लियामेंट में बयान नहीं, यहाँ से तो कुछ निकल सकता है। बयान नहीं सर, जहाँ हम खड़े हैं देश की सबसे बड़ी निकलेगा। यहाँ से निकलता तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेती खुद मामले को। उन्होंने वो मामला किसी न किसी प्रेशर में आके ये तो कहा हमें पता है गड़बड़ है, फलाना है, जो भी कुछ है उसको लिया और उस मैटर को भेज दिया, जाओ हाई कोर्ट में जाओ। अरे क्यों जाए भाई हाई कोर्ट में? जहाँ पर एक स्टेट में थोड़ा इलेक्शन है, ये तो गड़बड़ हर जगह है। और हर जगह गड़बड़ है तो कहीं स्टेट का मामला है। जब कहीं स्टेट का मामला है तो ये क्लियर कट है कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करने पड़ेंगे, खुद ही करने चाहिए। वहाँ भेजने का मतलब क्या था?
इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं लोग सुप्रीम कोर्ट पे। ये डिले टैक्टिस है, ये अच्छी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करके वो भी उसी श्रेणी में आ रही है जिस तरह से देश की सरकार आ रही है। सर एक सोल्यूशन भी निकाला गया ईवीएम को लेकर, कहा जा रहा है कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो जो मत पेटी में गिरती है वो मतदाताओं को सौंप दें, हम अलग मत पेटी में डाल देंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। अगर कंट्रोल यूनिट के नतीजे और इसके नतीजे पर्चियों के समान हुए तो ठीक वोटिंग हो रही है। अरे भाई, पूरे देश के सभी पार्टियों को बिठाओ इकट्ठा, ठीक, पूरी पार्लियामेंट में डिस्कस करो, जो भी उसको ठीक सुधार करना है। पहली बात तो जब यूएस और दूसरे देश टेक्नोलॉजी वाले यूज नहीं करें, उनकी कोर्टों ने कहा कोई भी ऐसा कारण जो शंका पैदा करता है वो लोगों के मताधिकार के बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। हम ऐसा इलेक्शन नहीं चाहते, ऐसी मशीनों को साइडलाइन फेंको। तो इसीलिए हम क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं। और उनमें भी 70 है, एक यहाँ पे एक मशीन वहाँ पे, एक मशीन वहाँ पे, सेंट्रल कमांड कहीं और कहीं। ये भी तो इतना लंबा काम है। 20-20 दिन आप मशीनों को सुरक्षा में रखते हो, आपकी सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास नहीं जनता का। सारी पार्टियों के वर्कर दिन रात जाग कर वहाँ सुरक्षा करते हैं और फिर भी ऑनलाइन धोखा हो जाए तो क्या करेगी सुरक्षा। इसलिए मतपेत्र से कोई नुकसान होने वाला नहीं देश का, बल्कि इस बहाने से देश में और वृक्ष लगेंगे और हरियाली को बचाने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बलराज मलिक सर, देश के जाने माने वकील, हर मुद्दे पर बेबाकी सलाह रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब जागरूक हों, जो मुद्दे चल रहे हैं उसे आप इंटेलेक्चुअल लोगों से सुने कि आखिर देश में वाकई हो क्या रहा है। बलराज सर की बात आपने सुनी, ईवीएम को लेकर, नवाब नरीमन साहब के बातों को लेकर, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, ईवीएम को लेकर भी मामला गर्म हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए और हर एक शख्स वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।